बिहार बाढ़, व्यापार और समस्याएं। इस समय बिहार में चुनाव भी हैं और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हैं, चाहे कोरोना जैसी महामारी को लेकर हो, बाढ़ जैसी आपदा को लेकर हो या दीगर मामलों में लूट खसोट या किसी तरह की चोरी डकैती का मामला हो। इस समय काफ़ी दिक्कतों के साथ बिहारवासी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से एक बहुत ही नेगलेक्टेड जो कम्युनिटी है उसमें आते हैं यहाँ के प्राइवेट टीचर्स। सबसे पहले हम MIM प्रदेश अध्यक्ष जनाब अब्दुल ईमान साहब का स्वागत करते हैं। सर, इस समय जो हाल है प्राइवेट टीचरों के बारे में, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं, कोचिंग संस्थान बंद हैं, प्राइवेट स्कूल्स बंद हैं। सरकारी टीचरों को तो सरकार तनख्वाह दे देगी, उनको उम्मीद भी है आज नहीं कल मिल ही जाएगा, लेकिन और कहीं ना कहीं ऐलान भी हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। फ़ीस उनको वो बच्चों से फ़ीस ले नहीं सकते हैं, सरकार कोई मदद करेगी नहीं। पूरी तरह से जो अचानक वो ध्वस्त हो गए हैं, कई सारे लोगों की बहुत ही दर्दनाक वीडियोस फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? या MIM उसके लिए क्या करने वाली है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना एक महामारी है, एक मोहलिक वबाई मर्ज़ है, इसका एतराफ़ सबों ने किया है और ये मामला है कि किसी एक मुल्क का नहीं है, बल्कि ये आफाकी एक बीमारी आ गई है, दुनिया इसके लपेट में है आज। लेकिन मामला ये है कि उसके लिए लॉकडाउन कराया गया, सोशल गैदरिंग को रोका गया, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही गई, हिफ्ज़ान के जितने भी उसूल हैं सारी बातों को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जहाँ जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ अनलॉक हुआ है तो वहाँ सबसे पहले अगर किसी चीज़ को खोला गया है तो वो शैक्षणिक संस्थान खोले गए, खास करके जिन बच्चों के इम्तिहानात होने वाले थे, जिनको जो फाइनल ईयर में हैं, उनके क्लासेस खोले गए। लेकिन बिहार में जो या पूरे इंडिया को आप हाल देख लें तो यहाँ लगता है कि एक मनोवादी व्यवस्था हर जगह है। आज के इस कोरोना के कहर में भी मनोवादी जो मानसिकता है उसमें कहीं कमी नहीं आई है। आप एक तरफ ये कहते हैं कि साहब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो किन के बच्चे पढ़ेंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन पढ़ेंगे वो 15% लोगों के बच्चे, है ना। वो चौकसी के बच्चे होंगे, धीरू भाई अंबानी के बच्चे होंगे, मिनिस्टर्स के बच्चे होंगे, बड़े बड़े कारोबारियों के बच्चे होंगे और भी कुछ लोग हो सकते हैं। शहरों के 85% और देहात के 99% बच्चे, उसके पास एंड्रॉइड नहीं, वह कहाँ से वो पढ़ सकते हैं? तो इसके माने ये कि ये सरकार इस बहाने आम लोगों के बच्चों को, खासकर दलितों के, गरीबों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। ये खास क्लास जो है उनके बच्चे पढ़ें लिखें, उनके बारे में ये संजीदा है। मामला ये है कि आज भी बच्चों की पढ़ाई हो सकती थी। आपके दफ्तर चल रहे हैं, आप असेंबलियां चला रहे हैं, अभी आप राम पूजन के लिए भी भीड़ लगाएंगे। पिछले दिनों में कई पॉलिटिकल भीड़ आपने लगाई है। बाजारों में लोग जा रहे हैं, आप गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, सट के आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बसों में, छोटी गाड़ियों में सट के बैठ के जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। गाँव में बच्चे गले मिलकर एक दूसरे खेल रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। स्कूल आने में से कोरोना हो जाएगा? ये इन लोगों की आम लोगों के ताल्लुक से नहायत ही गैर मुनसिफाना कदम है हुकूमत का। एक तो ये है कि तमाम तर स्कूल में अगर 1000 बच्चों की कैपेसिटी है स्कूल में, तो हर दिन 200 बच्चों को बुलाया जाता, 2-2 वर्ग के बच्चों को बुलाया जाता, सोशल डिस्टेंसिंग करके उनको पढ़ाया जाता। सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो जिस दर्द की आप बात करते हैं वो तो बड़ा दर्दनाक पहलू है। और नतीजा ये है कि आज प्राइवेट टीचर खुदकुशी करने पर वो है। जिस तरह से किसान मक्के का फसल चौपट होने से किसानों की हालत है, उससे बुरी हालत है। आप चौकसी बेईमानी करके पैसा चला जाए, धीरू बिरादरान को, अंबानी ब्रदर्स को आप करोड़ों का वो माफ़ीनामा दे दें, आप मित्तल को दे दें माफ़ीनामा, आप अडानी को दे दें, मैंने लगभग 8.5 लाख करोड़ गोया आपने देश की संपत्ति को लोगों को माफ कर दिया, अपने दोस्तों को, जिन लोगों ने आपके लिए चार्टर प्लान दिया आपको, जिन्होंने इलेक्शन का चंदा दिया। क्या थे? गरीब लोग थे क्या? ये भिखमंगे थे क्या? आज टीचरों का चूल्हा बुझा हुआ है, उनके बाल बच्चे रो रहे हैं, फाके में है, खुदकुशी करने पड़े। तो हमारी यह सरकार अगर फैक्ट्री चलाने के लिए बड़े लोगों को आप सब्सिडी दे सकते हैं तो इन टीचरों को तनख्वाह क्यों नहीं? ये बच्चे किन के पढ़ा रहे हैं? ये विदेश के बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे आपके शहरियों के बच्चे, जिन शहरियों के वोट लेकर आप सरकार बना रहे हैं, उनके बच्चों का मसला है। मैं बिहार सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि न्याय के साथ इंसाफ की बात कहने वाले, और केंद्र की सरकार से भी बात करूंगा, प्राइवेट स्कूल के टीचरों को कमन जीवन यापन के लिए आधी तनख्वाह उन्हें दीजिए। आपको ये करना चाहिए था कि सरकारी टीचरों को आप तनख्वाह दे रहे हैं तो इन टीचरों का क्या होगा? ये आपके बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं क्या? आपको कहना चाहिए था कि चाहे केंद्र सरकार के मुलाजिमीन हो
स्टेट सरकार के मुलाजिम हो, सबकी 10% की तनख्वाह काटी जाएगी और प्राइवेट स्कूल के टीचरों को तनख्वाह दी जाएगी। एक आपको कुछ उपाय इनके लिए करना था। अगर सरकार उपाय नहीं कर रही है तो वेलफेयर स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहरियों के बुनियादी ज़रूरत का ख्याल रखे। सिर्फ यहाँ राशन पानी ही नहीं, बल्कि अपने टीचरों को अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इसलिए नस्लों को बचाने के लिए प्राइवेट स्कूल के टीचरों का, संस्थानों का जो हालत है, सरकार जल्द से जल्द उनके लिए प्रोग्राम लेकर के आए। उन टीचरों के लिए, ये टीचरों का नहीं बल्कि बिहार में और देश में शिक्षा के तय दुश्मनी है, और ये दुश्मनी शिक्षा से, जिस देश में दुश्मनी होगी वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर, प्राइवेट टीचरों के साथ साथ इस समय सीमांचल और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग कहीं ना कहीं कटाव की वजह से और जो है घर में पानी घुस जाने की वजह से, पूरे गांव में पानी घुस जाने की वजह से बहुत परेशान है। बिहार सरकार और जिला प्रशासन सभी कह रहे थे कि हम तैयार हैं, लेकिन आज भी कई लाइव वीडियोज़ और फेसबुक के द्वारा और दीगर माध्यम से पता चल रहा है कि कटाव हो रहा है, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से उसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है और लोग परेशान हाल हैं। अपने घरों में पानी घुसने की वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। क्या मतलब किया जाए इस वक्त में उनके लिए? क्या ये है, सरकार को किस तरह से जगाया जाए? देखिए, सरकार को जगाने का मसला तो बड़ा मुश्किल है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो लोग खुद जगे हुए हों और आंख बंद करके सोने का बहाना कर रहे हों, ऐसे लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है। ये सरकार यूँ नहीं जगेगी। ये सरकार अब आ गई है इस पर कि चाहे यहाँ पर कड़ो या मड़ो की पॉलिसी लोगों को अपनानी पड़ेगी। सीमांचल का यह खित्ता जो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पसमानदा है, मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अनपढ़ लोग हैं, बीमार हैं, न यहाँ डॉक्टर है, न शैक्षणिक संस्थान है, न लोगों के रोज़गार के कोई मौके हैं। खेती बाड़ी पर ही जीवन यापन है, लेकिन घनी नदियाँ और वहाँ तड़ाई की से आने वाली नदियाँ, हिमालय की बुलंदियों से आने वाली नदियों के तेज बहाव की वजह से यहाँ पर जो कटाव है, कटाव रोधक इस कार्य को रोकने के लिए महानंदा बेसिन का प्रोग्राम आया था। लेकिन ये बिहार की सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये बेईमान सरकार, सीमांचल की दुश्मन नहीं, गरीबों की दुश्मन सरकार, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों को, उसको बांध कर, उसके किनारों को बांध कर आप शहरों को बचा सकते हैं, लेकिन क्या हमारी महानंदा हो, डोक हो, कनकई हो, बूढ़ी कनकई हो, परवान हो, बकड़ा हो, ये सारी नदियाँ क्या उससे भी बड़ी नदियाँ हैं? सरकार की नीयत साफ नहीं है। अब जब भी कहिएगा कि कटाव का मामला होता है तो वो कहेगा जब विलेज में जब नदी आ जाए, विलेज के नज़दीक जब आ जाए नदी, तब हम करेंगे, हम विलेज प्रोटेक्शन का काम करेंगे, लेकिन लैंड प्रोटेक्शन का काम नहीं करेंगे। और जाहिर है कि जहाँ भी आबादी बसी हुई है तो खेतियाँ हैं लोगों की। और मुझे खबर मिली है कि ताराबाड़ी के नज़दीक ठाकुरगंज प्रखंड में लगभग 700 बीघा ज़मीन चली गई। मेरा कितना नेशनल प्रोडक्शन लॉस हुआ उससे, कितनी हमारी फसल देने वाली ज़मीन दरिया में चली गई, और कितने लोग भिखमंगे हो गए। कल तक जो किसान थे आज वो मजदूर हो गए, भिखमंगे हो गए। और सरकार ये कहती है कि जब बस्तियां कटेंगी तब हमको बचाने के लिए आएंगे। तो भाई आपका तो, आपके पास सारे इंजीनियर्स हैं, जो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है आपकी, उनको तो पता है ना धाराएं किधर से जाती हैं, कटाव किस तरह हो सकता है। क्या पढ़ लिख के आए हैं ना ये लोग तो वो नहीं ना कहीं से उठ के आ गए, पढ़ लिख करके आए हैं। नदियों की धाराओं को पढ़ना, कितना कटाव होगा आगामी दिनों में, तो ये सारा कुछ आकलन वो कर सकते हैं। तो आखिर क्यों नहीं बचाया जा रहा हमारी बस्तियों को? अब यही हाल है बहादुरगंज का, यही हाल है अमोर का, कटिहार का एक बड़ा हिस्सा है, तो आप अररिया में जाकर के देख लीजिए। बल्कि यहाँ से पट्टी लेकर सुपौल तक आप देखेंगे कि जितनी भी नदियाँ हिमालय की आगों से निकलती हैं, सारी की धाराएं तेज हैं और सब ने पामाल कर रखा है। सिवाय आप सड़क पर आने और संघर्ष करने के लिए अलावे इस बहरी गोंगी सरकार ही नहीं, बल्कि सीमांचल की गरीबों की दुश्मन सरकार को जगाने का कोई रास्ता नहीं रहा है। और ऑफिसर्स हैं हमें से, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, चाहे राज्य स्तर पर जब इनकी टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, कहा जाता है कि साहब हम बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर लिए हैं। कश्तियां नहीं है, सड़कें टूटी हैं, वहाँ पर पुल नहीं बनाया गया, चचरी का पुल लोग बनाकर पार हो रहे हैं। और जो कटाव हो रहा है जाके बेम्बू पाइलिंग करते हैं। अरे बेम्बू पाइलिंग से रुकेगा मामला? तुम जहां नियत कर लेते हो पीडब्ल्यूडी की सड़कों को बचाने के लिए, सरकारी ऑफिसों को बचाने के लिए, तुम नियत कर लेते हो तो बचा लेते हो। लेकिन हमारे गाँव कट रहे हैं, इन बस्तियों को बचाने का तुम्हारे पास कोई नियत और प्रोग्राम नहीं है। आप महानंदा के किनारे देखिए, खाड़ी की तरफ आप जाकर के देखिए, सिमलबारी की तरफ जाकर के देखिए, छोटी छोटी नदियों ने जो कटाव किया है, बस्ती की बस्तियां वीरान होती चली जा रही हैं। तो अब क्या करना? अब लोगों से मैं ही गुजारिश करता हूं कि भाई एक आवेदन दे दो डीएम साहब के यहाँ, है ना, एक आवेदन दे दो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के यहाँ, जल निस्सरण विभाग को दे दो। और नहीं होता है तो बीवी बच्चों को लेकर, तुम्हारा तो घर भी नहीं रहा है, बीवी बच्चों को लाओ, एनएच पर बैठो, सड़कों को जाम करो, इनके ऑफिसों में आओ। ये गोंगी बहरी सरकार, ये कोरोना के मामले में, कोरोना में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, तो दूर की बात हो जाए कि उनको वेंटिलेटर मुयसर हो सकेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है।
दरभंगा में जो खबरें सुनी है आप लोगों ने सुनी है, 4 आदमी का किशनगंज में ऑक्सीजन की वजह से नहीं मिलने की वजह से इंतकाल हो गया। और ये कोरोना सिर्फ पुलिस के डंडे से हमें बढ़ाना चाहते हैं, तो कोरोना है तो उससे ज्यादा कोरोना तो सरकार को हो चुका है। हम सैलाब में मर जाएंगे तो कोरोना ही से मर जाएंगे, इसलिए लोगों को वो नहीं। अब आइए, एक आवेदन दीजिए, नहीं मानते हैं लोग तो सड़कों पर आइए। ये MIM इसके लिए कर रही है कि गोंगे में हर साल आता है मामला, हर साल यही ढाक के 3 पात। ये सैलाब से पहले कहते हैं, बारिश से पहले कहते हैं कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जब मामला होता है सैलाब का तो सारा पुल इनका खुल जाता है। किशनगंज जैसे शहर को आप देख लीजिए, आप देख लीजिए क्रिसेंट स्कूल आने वाली सड़क को, लगता है कि सैलाब आ गया है। नाले की सफाई हुई है तो शहर की सफाई होती है, म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी होती है कि वो सफाई करे, और नतीजा के सारी गंदगियां निकालकर सड़क पर रख दिया है। बारिश के दिनों में, कोरोना के दिनों में साफ सफाई की बात कही जा रही है, अब पूरे शहर को गंदा करके रख दिया है। तो लगता है कि कौन लोग हैं भाई ये लोग। चूंकि जनता यहाँ की बहुत सीधी सादी है, यहाँ के अफसरों का दिमाग आसमान पर है, और नीतीश कुमार जी ने तो पूरे राज्य के अफसरों का दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। आज जो कुछ भी ये शासन कर रहे हैं, तमाम तर इनकलाब को, लोगों के जायज मुतालबात को, नागरिकों के उचित अधिकार का हनन ये कर रही है सरकार, और पुलिस के डंडे चलाकर कर रही है। लेकिन सीमांचल के लोगों ने ठान लिया है, पुलिस के डंडे खाएंगे, जेल को जाएंगे, लेकिन अपनी नस्लों को बचाना है, अपनी बस्ती को बचाना है तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लगता है यही हमारे लिए जरूरी हो गया है। वो नहीं तो बताए, जिला प्रशासन बताए, आप जाके लोग बताएं कि साहब बहादुरगंज में आज हफ्ता दिन से खारी टोला महिषबत्ता का कटाव हो रहा है, क्यों नहीं गया वहां पर अब तक कोई राशन पानी, क्यों नहीं किया गया इंतजाम, क्यों नहीं मिले वहां के लोगों को तिरपाल। वहां बेम्बू गाड़ के लोग करोड़ों का पैसा जल निस्सरण के नाम पर, आपको मैं बता दूं कि PWD और जल संसाधन विभाग ये दोनों रीच मिनिस्ट्री है, और इसमें सबसे ज्यादा घोटाला होता है। आप देखते होंगे PWD के सामने में धूप को छीनने में करोड़ों का योजना बना रहे हैं, और ये लोग जल निस्सरण में भी करोड़ों का योजना टकार जाएंगे। ये लोग बम्बू पाइलिंग की 4 फोटो कर लेंगे। कहां बचाया इन लोगों ने, जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं उस हिसाब से कितने विलेज को प्रोटेक्ट किया इन लोगों ने। ये सारा इन लोगों की बेईमानी का नतीजा है। इसलिए लोगों को संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और MIM के पास तो संघर्ष करने के लिए MIM आई है।